नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 14वीं विधानसभा सत्र का हंगामेदार आगाज, विपक्ष ने किया वॉकआउट। वसुंधरा सरकार का पहला बजट 14 जुलाई को होगा पेश, मिल सकती है कई सौगातें। राजधानी में मिले विस्फोटक पदार्थ, आर्मी विंग की बम निरोधक टीम करेगी पदार्थों की जांच। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की 14वीं विधानसभा के दूसरा सत्र का शुक्रवार सुबह हंगामेदार आगाज हो गया। पहले दिन सदन में जहां विधायक सुखराम बिश्नोई धरने पर बैठे, वहीं सांवरलाल जाट की विधानसभा सदस्यता को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सदन में पहले दिन शोकाभिव्यक्ति होनी थी, लेकिन इस हंगामे के चलते निर्धारित समय पर शोकाभिव्यक्ति भी नहीं हो पाई। सुबह जैसे ही विधानसभा सत्र की 11 बजे शुरुआत हुई, प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी और अन्य सदस्यों ने मंत्रियों के बीच बैठे सांवरलाल जाट पर आपत्ति उठाई। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को कहा कि सांवरलाल जाट चूंकि संसद में शपथ ले चुके हैं, इसलिए वे विधानसभा में नहीं बैठ सकते। सरकार के पास तय मापदंड के अनुसार 12 मंत्री नहीं हैं, अतः सरकार इस समय अस्तित्व में नहीं है। इसका भाजपा विधायकों ने प्रतिकार किया। सदन में हंगामा हो गया। प्रतिपक्ष के नेताओं ने सरकार की संवेदनहीनता की बात कहते हुए कहा कि किसान हित के लिए विधायक सुखराम बिश्नोई 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। इन दोनों मुद्दों पर विपक्ष के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस बीच सुखराम बिश्नोई सरकार के रवैये के खिलाफ वेल में आकर धरने पर बैठ गए। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने उनसे अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि आज का दिन शोकाभिव्यक्ति का दिन है। सोमवार को आप अपना मुद्दा उठाएं और उस पर विस्तृत बहस हो जाएगी, लेकिन सुखराम नहीं माने। कुछ देर बाद प्रतिपक्ष के वरिष्ठ विधायक प्रद्युम्न सिंह उन्हें मनाने आए और इसके बाद सुखराम अपनी सीट पर जाकर बैठे। इसके बाद दिवंगत नेताओं को शोकाभिव्यक्ति दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष समरथ लाल मीना, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर एन जनार्दन रेड्डी, दिवंगत केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे, पूर्व सांसद और विधायक लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, पूर्व राज्यसभा सांसद भुवनेश चतुर्वेदी, पूर्व विधायक गंगाराम चौधरी, रूपाराम डूडी, जितेंद्र निनामा, हीरालाल आर्य, बंशीलाल सारस्वत, लादूराम सुलानिया, पूर्व विधायक राम नारायण वर्मा तथा व्यास नदी हादसे के मृतकों के प्रति शोक प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वित्त मंत्री के रूप में अपनी सरकार का पहला बजट सोमवार 14 जुलाई को पेश करेंगी। सदन जुटने से पहले विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूरे सत्र की रणनीति और कामकाज पर चर्चा की गई। विधायक दल की बैठक में बजट को लेकर भी चर्चा हुई है। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी के नेतृत्व में ना पक्ष लॉबी में बैठक हुई। प्रतिपक्ष ने सदन में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर चर्चा की। कांग्रेस विधायक ने तय किया है कि वे संख्या में भले ही कम हो, लेकिन सरकार की कमजोरियों को पुरजोर तरीके से सदन में उठाएंगे तथा जनहित के मुद्दों पर व्यापक बहस करेंगे। सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री कटारिया जी मेरे पास आए, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता आए और कटारिया जी ने उन हमारे नेताओं को रूबरू आश्वासन दिया कि जिसकी भी गलती है, चाहे जिलाधीश की है चाहे तहसीलदार की है, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, कोई फर्क नहीं आने दूंगा। पटवारियों के खिलाफ जो गलत कार्रवाई कर उनको मैं वापस दुरुस्त करूंगा। उनके आश्वासन के बाद में मैंने अनशन तोड़ दी। ये जिम्मेदारी थी, मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ और जिसके कारण से उनको नाराज़गी है और उन्होंने अनशन कर रखा, तो मैं उनसे जाके मिला। मैंने कहा मैं आपसे पहले ही इस विषय में अपनी कार्रवाई को कर रहा हूँ। कारण क्या है कि तहसीलदार की रिपोर्ट एक कहती है, कलेक्टर ने दूसरी रिपोर्ट मंगाई, वो रिपोर्ट दूसरी आ गई है। 2 रिपोर्टों में अंतर है। मैंने यहाँ से टीम भेजी, वो जांच करने टीम गई और उसने भी लगभग कलेक्टर की रिपोर्ट की सेकंड रिपोर्ट को सही माना। तो मैंने उसकी अपनी फाइल के ऊपर ही इस बात को लिखा है कि या तो तहसीलदार दोषी है या कलेक्टर दोषी है।
दोनों में से कोई, और आपकी रिपोर्ट से लगता है कि सेकंड रिपोर्ट सही है, तो तहसीलदार के विरुद्ध कार्रवाई की। भारतीय संविधान की धारा 164 में प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति 6 माह तक बिना सदन का सदस्य रहे मंत्री बन सकता है। और जिस दिन सावलाल जी जाट मंत्री बने 20 दिसंबर को, उस दिन उन्होंने विधायक की शपथ नहीं ली थी, वो सदन के सदस्य नहीं थे। आज चूंकि 20 जून को 6 महीने हो गए और जिस दिन 6 महीने हुए उस दिन भी माननीय सावलाल जी मंत्री महोदय जो है वो सदन के सदस्य नहीं रहे। ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान की धारा 164 ये कहती है कि 12 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। सावलाल जी मंत्रिपरिषद के स्वतः भारतीय संविधान की धारा के तहत सदस्य नहीं रहे, और जब 12 सदस्य कैबिनेट में नहीं रहे, मंत्री परिषद में नहीं रहे, तो ये सरकारी अस्तित्व में नहीं है। माननीय महामहिम को गलत तथ्य प्रस्तुत करके इन्होंने ये आउट कराया। और दूसरा जो हमारा मुद्दा था कि हमारे एक माननीय सदस्य जिनको पहले सत्र में, राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र में माननीय कटारिया जी ने, मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि मैं उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तहसीलदार ने और कलेक्टर ने मिलकर के जो दूसरी रिपोर्टें तैयार की है, पहली रिपोर्ट को बदला है, उन्होंने आज तक कार्रवाई नहीं की। माननीय सदस्य धरने पे थे, आमरण अनशन पे थे। कटारिया जी सरकार सुन नहीं रही थी। हमारे माननीय सदस्य बेल में वहीं बैठ गए, हाउस में ही धरने पे। कटारिया जी हाउस एडजॉर्न होने के बाद में आए और उन्होंने कहा मैंने आपके तथ्य देखे हैं, मैं इस बात से सहमत हूं कि गलती पटवारी की नहीं, तहसीलदार या कलेक्टर की है, और जिस भी उच्च अधिकारी की गलती है उसको मैं दंडित करूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। ये प्रावधान है कि राज्यों में जो असेंबलीज है और राज्य सरकारें हैं, उन सरकारों में कोई भी व्यक्ति अगर असेंबली का सदस्य नहीं है लेकिन वो सरकार में शामिल हो सकता है, 6 महीने के अंदर अंदर उसे असेंबली की सदस्यता लेनी पड़ेगी। यदि नहीं लेता है तो 6 महीने बाद उसको मंत्री रहने का अधिकार खो देता है। तो अपने इस राजस्थान में आज ये समस्या नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है। और मुझे याद है कि जब माननीय अशोक जी गहलोत लोकसभा सदस्य थे और यहाँ पे उनको मंत्री बना दिया गया, और 6 महीने बाद फिर उन्होंने वहाँ लोकसभा से तो पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद जो है वो अपने इस विधानसभा के सदस्य बने। इसलिए यहाँ पे 12 पूरे आज की तारीख में मंत्रीगण हैं। सरकार पूर्णतः संवैधानिक है। सावरलाल जी जाट जो कि अभी लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं, परंतु 6 महीने तक उनको यहाँ पर मंत्री रखा जा सकता है नियम के अनुसार। इसलिए प्रतिपक्ष का आरोप निराधार है और कतई चलने योग्य नहीं। राजधानी जयपुर के कनकपुरा रेलवे स्टेशन के पास एक कंटेनर में मिले विस्फोटक पदार्थ के बाद अब पुलिस और इनकम टैक्स की टीम ने बंद कंटेनरों को सील कर दिया है। अब आर्मी की विंग इन पदार्थों की जांच बम निरोधक दस्ते से करवाएंगी। साथ ही संबंधित फर्म के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। विस्फोटक की सूचना पर इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग लगातार पुलिस से अपडेट ले रहे हैं। जानकारी में यह भी सामने आया है, साउथ अफ्रीका से ये माल यहां आया था, जिसके बाद कंटेनरों में भरा गया। इस कबाड़ के अंदर पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस को सेल नुमा उपकरण मिले हैं, जो बम बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने पर भी बैठाया है, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जवाहर सर्किल थाना इलाके में बाइक सवार 2 युवक सुबह मॉर्निंग वॉक कर घर लौट रही महिला की सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने आसपास के इलाके में नाकाबंदी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस के अनुसार मालवीय नगर निवासी प्रमोद दयाल सामला की पत्नी ललिता देवी मॉर्निंग वॉक कर वापस अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान सेक्टर नंबर 10 पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले पर झपट्टा मारा, सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। महिला ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके में नाकाबंदी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सांगानेर थाना इलाके में स्थित कागजी मोहल्ला में देर रात को मौलवी को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने हो गए।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के प्रयास किया। मामला शांत नहीं होता देख पुलिस ने इलाके में भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। आज सुबह तक भी इलाके में हल्का तनाव जारी था। बताया जा रहा है कि यह तनाव नमाज अदा करने वाले मौलवी से धक्का मुक्की से उपजा है। पुलिस के आला अधिकारी इलाके में मॉनिटरिंग कर हालात की जानकारी ले रहे हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अजमेर में हुए अपने साथियों के साथ मारपीट के विरोध में कार्य बहिष्कार कर अवकाश पर चले गए, जिससे एसएमएस समेत अन्य अस्पतालों के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अजमेर जिले के जेएलएन मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स पर महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाने के मामले में जयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हड़ताल पर उतर आए। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स जाट के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल चिकित्सा मंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन न्याय नहीं मिलने के कारण कार्य बहिष्कार किया गया है तथा 4 दिन के इंतजार के बाद ये फैसला लिया गया है। देखिए मैडम, आपको बताना चाहता हूँ कि ये मामला एक रेजिडेंट जेएलएन मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के जो वहाँ का हॉस्पिटल है उसमें 7 तारीख की रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे की घटना है, जब वहाँ की इमरजेंसी के अंदर एक महिला मरीज आती है। उसके साथ काफ़ी सारे अटेंडेंट्स आते हैं और उन अटेंडेंट्स ने ड्यूटी पर जो डॉक्टर वहाँ पर तैनात थे उनके साथ मारपीट की पहले, और फिर उनके ऊपर ही छेड़छाड़ का आरोप भी लगा दिया। जब उसने एफआईआर दर्ज की रेजिडेंट डॉक्टर ने, तो उन्हीं के ऊपर क्रॉस एफआईआर के तौर पर छेड़छाड़ का आरोप भी लग गया। पूरा मामला वहाँ पर 4 दिन से चल रहा है और 4 दिन से वहाँ के जो चिकित्सक है, रेजिडेंट चिकित्सक, वो आंदोलन करते हैं, वो हड़ताल पर हैं। तो उनके समर्थन में और जो रेजिडेंट डॉक्टर से उनको पता था कि पूरा का पूरा मामला झूठा है, जबरदस्ती उस रेजिडेंट डॉक्टर को फंसाया गया इस पूरे मामले में। इस मामले को समझते हुए सारे प्रदेश के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी उनके समर्थन में आ गए हैं और कल इस मामले को लेकर के पीड़ित जो चिकित्सक है उसने कल जाट के प्रतिनिधियों के साथ चिकित्सा मंत्री से भी मुलाकात करी। मुलाकात के दौरान उनको वो वीडियो फुटेजेस भी दिखाए गए। पूर्ण रूप में मंत्री ने भी माना इस बात को कि रेजिडेंट चिकित्सक का कोई दोष नहीं है इस मामले में और उसको फंसाने के लिए क्रॉस एफआईआर के तौर पर मामला दर्ज किया गया। लेकिन क्योंकि मामला एक महिला की छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस और प्रशासन भी बहुत संभल कर कदम बढ़ा रहे हैं। वो भी ज्यादा कुछ अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। हमारी मांग है कि इस पूरे मामले में जिन लोगों ने मारपीट की उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। जिन लोगों ने ये केस दर्ज कराया छेड़छाड़ का, ऐसे मामले को लेकर के आईजी स्तर के अधिकारी से निष्पक्ष जांच हो, ताकि सारा दूध का दूध और पानी का पानी पता चले कि क्या है स्थितियां। और एक चिकित्सक व्यक्ति के पेशे से जुड़ा हुआ मामला है, उसके कैरियर का मामला है। किसी के ऊपर एक आरोप लगा दिया जाए और अगर वो आरोप झूठा है तो ये हमारे विभाग की, प्रशासन की और पुलिस की, तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सारी चीजों को क्लियर करे और अगर दोष लगाने वाला व्यक्ति इसमें आरोपी है खुद, तो उसका पर्दाफाश करे। प्रदेश के रेबारी रायका समाज की ओर से आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उद्योग मैदान में धरना दिया गया। प्रदेश के रेबारी रायका समाज ने ऊंटों के संरक्षण के लिए चारागाह की व्यवस्था करने, सरकार की ओर से ऊंटों के विक्रय के लिए मेले आयोजित करने और ऊंट से बने उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करने की मांग की है। साथ ही अधिनियम में अस्थायी प्रवचन संबंधी विषय पर दोबारा विचार करने की मांग की। भी पशु और पशुपालक की न दशा सुधरी है न दिशा सुधरी है। 65 वर्ष पहले इस देश की, इस राज्य की संस्कृति, इतिहास, इसके विकास का मुख्य आधार मिथक, कहानियों का मिथक यह ऊंट आज भूख, इसका पालक गरीबी से त्रस्त है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों बीकानेर में ऊंट की सुरक्षा के संबंध में एक कानून बनाया। कानून बनाने पर हमें ऐतराज नहीं, लेकिन कानून बनाने से पहले लोकतंत्र में इस पशु की को आज तक जो जिंदा रखने वाला चरवाहा समुदाय है उसकी आवश्यकताओं और ऊंट की जो मौलिक आवश्यकताओं का आकलन और भविष्य के लिए जो तमाम आवश्यक जरूरतें थी उन पर आकलन किया होता, आपत्तियां और सुझाव मांगा होता तो बेहद। सरकार की ओर से खान और भू विज्ञान में मिनरल प्रोटेक्शन फोर्स के पदों की भर्ती समाप्त करने के विरोध में अभ्यर्थियों ने उद्योग मैदान में धरना दिया। अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास करने के बाद भर्ती निरस्त करने का विरोध करते हुए सरकार से शीघ्र भर्ती प्रक्रिया वापस शुरू करने की मांग की। साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी।
रमजान के मुकद्दस महीने का दूसरा जुमे पर जामा मस्जिद जौहरी बाजार में नमाज अदा की गई। इस मौके पर नमाजियों ने प्रदेश में अच्छी बारिश और अच्छे हालात के लिए खुदा से गुजारिश की। इसके बाद मुफ्ती अमजद अली साहब रमजान की बरकतों पर खिताब किया और सुन्नतों की अदायगी हुई। इसके बाद मुफ्ती अमजद अली साहब नमाज अदा कराई। उधर शिया समुदाय की ओर से दूसरे जुम्मे की मुख्य नमाज आमिर रोड कच्चा बंधा स्थित शिया जामा मस्जिद में अदा की गई। अब तक आपने महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए काम करते हुए संगठनों को देखा होगा, लेकिन अब पुरुषों के हित पर कुठारघात रोकने के लिए प्रदेश में एक संगठन ने काम करने का शुरू कर दिया है। अब तक आपने महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए काम करते हुए संगठनों को देखा होगा, लेकिन अब पुरुषों के हितों पर कुठारघात रोकने के लिए प्रदेश में एक संगठन ने काम करना शुरू कर दिया है। राजधानी जयपुर में सेव इंडियन फैमिली नामक इस संगठन ने अपने नंबर प्रदेश के पीड़ितों के लिए लॉन्च किए। संगठन का कहना है आज के वक्त में कानून में खामियों की वजह से पुरुषों के हितों पर कुठारघात हो रहा है। लाखों की संख्या में निर्दोष पुरुष जेल में बैठे हैं। रोजाना बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिसका मुख्य कारण कानून का दुरुपयोग है। ऐसे में संस्था ने बीड़ा उठाया है कि ऐसे लोग संस्था के नंबर पर 08882498 पर कॉल कर सकते हैं। इस कॉल के बाद संस्था के संबंधित व्यक्ति का सहायता सुलभ करवाएगी। उन्होंने कहा है कि पिछले 80 दिनों में संस्थान के पास 18,500 कॉल्स आए हैं, जो कानून के दुरुपयोग की तरफ सीधा इशारा करते हैं। ये तकरीबन 50 गैर सरकारी संगठनों का समूह है, जो कि तमाम बड़े शहरों में दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, तमाम बड़े शहरों में और इनफैक्ट विदेशों में भी जो हमारे अप्रवासी भारतीय भाई हैं, जो कि जेंडर बायस्ड कानून जो हैं, जो लिंग पक्षपाती कानूनों के दुरुपयोग से पीड़ित हैं, जैसे कि 498A, घरेलू हिंसा, CRPC 125, बलात्कार के कानून, कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के कानून। इन कानूनों का जो दुरुपयोग है, जिस तरीके से इन कानूनों का इस्तेमाल एक एक्सटॉर्शन की तरह किया जा रहा है, इनका इस्तेमाल सिर्फ एक बदला लेने की भावना से या फिर एक फेल्ड रिलेशनशिप को एक बिजनेस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे प्रताड़ित पुरुषों के लिए और उनके परिवारों के लिए, माताएं बहनें हैं जिनको झूठे केसेस में घसीट दिया गया है, जेलों में पड़े हुए हैं निर्दोष लोग, उनकी हेल्प के लिए निःशुल्क निस्वार्थ हम लोग कार्यरत हैं। ये हमारी हेल्पलाइन हमने शुरू की। प्रॉब्लम हमने देखी है वो ये है कि कानून की समझ नहीं है, कानून के बारे में पता नहीं है। नॉन अवेलेबल शब्द सुन के सबको डर ये लगता है कि तुरंत जेल हो जाएगी, हमें बेल नहीं मिलेगी। वो एक गलत धारणा है, एक गलत सोच है। तो हम लोगों को बताते हैं कि कानून कहता क्या है। हर चीज़ 498 नहीं होती और हर तरीके का जो कि उत्पीड़न की शिकायतें हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं होता। तो हम वो कानून के तरीके से समझाते हैं कि कानूनी भाषा में आपके ऊपर जो चीज़ें लगाई गई हैं, आपके खिलाफ जो चीज़ें बोली गई हैं, वो क्या किस कानून के अंतर्गत आती है, किस तरीके से लड़ा जाए। क्योंकि हमारा देश की अदालतों पे बहुत भरोसा है। हमने देखा है, हमने बहुत केसों में देखा है जहाँ पे पुरुष जीते हैं, एकदम सच्चे वापस निकले हैं और एकदम खिले हुए वापस निकले हैं। एक जो उनके अंदर होपलेसनेस आ गई थी, वो केसों से उन्होंने लड़ के उन्होंने अपने आप को सच्चा साबित करके अपनी जिंदगी को वापस पाया है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के तहत गुरुवार को बिड़ला सभागार में आचार्य किरीट भाई का गुरु दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। गुरु पूजन दीक्षा समारोह में आचार्य किरीट भाई ने कहा कि जीव को प्रभु पर भरोसा रखते हुए ही भौतिक के साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। ईश्वर जीवन में आपको कष्ट देकर परीक्षा लेता है, जो जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक सहायक है। उन्होंने सत्यवान सावित्री का उदाहरण देकर नारी शक्ति के बारे में बताया। सत्संग के दौरान भक्ति गीतों पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूम उठे। इस दौरान पूरा वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो उठा। किरीट भाई ने जिज्ञासु भक्तों के प्रश्नों का समाधान किया और गुरु दीक्षा प्रदान की। अंत में भक्तों ने चरण पादुका पूजन किया, आरती उतारी।
और चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 14वीं विधानसभा सत्र का हंगामेदार आगाज, विपक्ष ने किया वॉकआउट। वसुंधरा सरकार का पहला बजट 14 जुलाई को होगा पेश, मिल सकती है कई सौगातें। राजधानी में मिले विस्फोटक पदार्थ, आर्मी विंग की बम निरोधक टीम करेगी पदार्थों की जांच। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।